जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। इससे पहले हमने 8 सेट्स को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे 9वें सेट में। हालांकि इसके अलावे कई सारे सेट्स आपको जो वो इस चैनल पे मिल जाएगा। जैसे आपको जेएसएससी सीजीएल के फुल प्रैक्टिस सेट भी आपको लगभग 24 सेट कवर कराया जा चुका है अभी तक। 24 सेट जो वो जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जो कि किसी चैनल पे आपको इतना सेट जो वो नहीं मिलेगा। 24 फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावे शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो 15 सेट प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें अपलोड किया गया जो कि 30 क्वेश्चन का सेट है। ये 15 सेट उसमें अपलोड है और भी इतना सारा सेट इसमें ऑलरेडी अपलोड है। कई सारी कहानी, कविता जो भी है, बहुत सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है। तो अगर आपने इस चैनल को विजिट नहीं किया तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक करें, वहाँ पे आपको सारी क्लास जो वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे कि हमें इस चीज़ में क्या सुधार करना है और बेहतर हो करके हम कैसे आपके बीच में आएँ। उन चीज़ों के बारे में आप हमें कमेंट करके अपना जो है वो एक राय दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने लेखन शैली में या जो भी चीज़ें आपको ख़राब लगता है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। जो आपको अच्छा लगता है वो भी कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि डिंडा डोवानी कैसन रचना है। तो डिंडा डोवानी यह भी जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना माना जाता है, जो कि एक है क्या प्रबंध काव्य है। तो डिंडा डोवानी के बारे में हालांकि हम पूरा बात आज कंप्लीट बात करेंगे। डिंडा डोवानी क्या कहानी है, किस चीज़ पर ये बेस ये कहानी बना हुआ है। तो चलिए एक बार हम पहले इस कहानी के बारे में, इस पुस्तक के बारे में हम बता देते हैं। उसके बाद हम सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे, यहाँ तक कि आप खुद इन सारे प्रश्नों को आसानी से आप हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि डिंडा डोवानी है क्या। तो यह एक प्रबंध काव्य है। यह क्या है? एक प्रबंध काव्य है, या तो इसे खंड काव्य भी कह सकते हैं आप। प्रबंध काव्य या खंड काव्य। जैसा आपने दामोदरी कोरा एक खंड काव्य पढ़ा होगा या प्रबंध काव्य आपने पढ़ा होगा, दामोदरी कोरा, जिसमें 6 सर्ग था। बस बिल्कुल इसमें भी उसी तरह से 6 सर्ग इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी 6 खंडों में बटा हुआ है। कौन कौन सा खंड है वो भी हम बात करेंगे और वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा खंड हमको इसमें से जो वो पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तो वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको कौन कौन से खंडों को पढ़ना है इसमें से। और सबसे पहला यहाँ पे सवाल उठता है कि डिंडा डोवानी इस पुस्तक को लिखा किसने है। तो अगर बात किया जाए इसके लेखक के, तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा यह जो वो लिखा गया है। तो अगर लेखक के बारे में पूछा जाए तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन जो वो 1992 में इसका जो वो पहला प्रकाशन होता है। इसका पहला प्रकाशन जो वो 1992 में है। और अगर इसका दूसरा प्रकाशन पूछे, दूसरा संस्करण का, तो वो 2019 है। ये दोनों आपको डेट या दोनों जो है वो ईस्वी याद होना चाहिए। अब यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है कि साहित्य विधा किस तरह की विधा की रचना है। ये तो काव्य प्रबंध काव्य है। इसकी भूमिका किसने लिखा है? इस पुस्तक की भूमिका अगर बारे में पूछा जाए कि इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि लेखक तो इसके बारे में हमने देखा कि इसके लेखक जो है एक काव्यकार जो है, काव्यकार बोल सकते हैं। लेखक तो कहानी वगैरह के होते हैं, काव्यकार बोल सकते हैं। जैसे कविता के कवि होते हैं, कविता के जो लेखक होते हैं उसे कवि कहते हैं। एक कहानी वगैरह जो होता है उसको जो लिखने वाले होते हैं उसे लेखक कहा जाता है। नाटक के लेखक होते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है। जो काव्य होता है उसको उसकी रचना करने वाले को काव्यकार कहा बोला जाता है। ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं? तो काव्यकार बोलते हैं, क्योंकि यह क्या है? एक खंड काव्य है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो काव्यकार हमने देखा बंसीलाल बंसी, लेकिन इसकी भूमिका जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो भूमिका A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिर में डिंडा डोवानी, हमने यही नहीं समझ में आया कि डिंडा डोवानी अर्थ होता क्या है। तो डिंडा का अर्थ होता है घर या अपना भूमि मान सकते हैं, जन्म स्थान जो होता है उसको मान सकते हैं। डिंडा का अर्थ वो होता है। और डोवानी का अर्थ क्या होता है? रोना, दुख, दर्द, या तो फिर दुर्दशा जो होता है, दशा, वो चीज़ों के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना जन्म स्थान है उसी के दर्द के बारे में यहाँ पे बयां किया गया है इस काव्य में। अब किस चीज़ का दर्द है वो भी हम आगे बात करेंगे। पूरा कहानी हम आपको समझा देंगे कि किस चीज़ पर ये लिखा गया है। काव्य किस प्रकार का है? तो यह एक दुखांत काव्य है, यानी इसका अंत जो हुआ है वो एक दुख के साथ अंत होता है, जिसमें से हम बात करेंगे कैसे इसमें जो वो सुगिया जो वो लास्ट में मर जाती है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
इसमें 6 सर्गों में अगर कौन कौन सा सर्ग आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा सर्ग है, तो सबसे पहला तो है डिंडा, डिंडा के बाद आता है सपून, डिंडा, उसके बाद है सपून, उसके बाद है हुलस्थूल, हुलस्थूल। ठीक है, हम आपको बोल देने, सारा चीज़ लिखना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो इस तरह से लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है डहर, डहर के बाद आता है पोहा, पोहा, और अंतिम में आता है वो है खांधार। तो ये याद रखेंगे 6 इसमें जो वो टोटल सर्ग है, 6 सर्ग अलग अलग पढ़ना है। जैसे आपने सरंची कमल पढ़ा होगा, ठीक है, दामोदर कोरा में जो 6 सर्ग अलग अलग आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी 6 सर्ग पढ़ना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो जो यहाँ पे पात्र के बारे में चर्चा किया गया है, वो सबसे पहला पात्र जो इसमें मुख्य है वो है कर्मा, एक है कर्मा। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है महुआ, ये लड़की पात्र है, स्त्री पात्र है। महुआ के बाद आता है सुगिया, ठीक है, ये भी स्त्री पात्र है। और एक यहाँ पे और नाम आता है जो कि महुआ के पिता का नाम रहता है, वो रहता है जगन, जो कि एक झारखंड में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी भी रह चुका होता है। तो ये सारा चीज़, एक जगन यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं जगन, जो कि महुआ के पिता का नाम रहता है। ये 4 पात्र आपको इसमें जो वो टोटल पढ़ने हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से जो वो जगन हमने बता दिया कि महुआ का पिता और आंदोलनकारी रहता है। इसमें से बताया गया कि देश की आज़ादी के बाद बड़ी संख्या में कल कारखाने खुलने लगी और कल कारखाने तो स्थापित हो गए, पर इसका दूसरा त्रासद जो अगर देखा जाए तो पक्ष जो है, दूसरा त्रासद पक्ष जो देखने को मिलता है वो विस्थापन भी सामने आता है। क्योंकि जहाँ पे कारखाना स्थापित होता है वहाँ पे मान लेते हैं कि अगर इतने क्षेत्रों में कारखाना स्थापित होता है तो ऐसा नहीं कि इतना क्षेत्र पहले बिल्कुल खाली रहता है, खाली तो रहता नहीं है। यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे गांव थे, वो सारे गांव घर जो भी था वो सारे का विस्थापन करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद किसी बड़े फैक्ट्री का स्थापना होता है। कुछ इसी के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में लोग अपनी घरों को, अपनी ज़मीन से उजड़ गए। लोग सिर्फ ज़मीन से ही विस्थापित नहीं हुए, वरना सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना से भी बिखर गया। संप्रति इस खंड काव्य या प्रबंध काव्य में अगर देखा जाए तो कथानक का ताना बाना बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना से उत्पन्न विस्थापन की त्रासद घटना के बारे में बुना गया है या उसी के बारे में बताया गया है। जैसे हम सभी को पता है कि झारखंड में आदिवासी और सदान एक साथ मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। दोनों ने मिलकर एक मिलीजुली संस्कृति, झारखंडी संस्कृति का विकास किया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सभी लोग जो वो बड़े एकजुटता के साथ रहते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, सदान हो या जो भी अन्य वर्ग हो, सभी मिलजुल करके रहते हैं। और सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि झारखंडी संस्कृति जो हमारी वास्तविक संस्कृति है, उसी का पालन जो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जगन झारखंड का ही एक वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी भी रह चुका है। देश की स्वतंत्रता के बाद वह समाज की विसंगतियों के विरुद्ध आंदोलन करता है। उसके यहाँ एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम महुआ रहता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि महुआ जो है वो किसकी बेटी रहता है, तो जगन की बेटी रहती है। उसके देश की आज़ादी के बाद कारखाने तो बनने लगते हैं। उसी सिलसिले में जो झारखंड में बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ होती है। भूमि अधिग्रहण किया जाने लगता है, सभी का जमीन जो वो अधिग्रहण कर लिया जाता है। लोगों के घर द्वार उजड़ने लगते हैं। जगन का भी घर उसी दौरान जो वो उजड़ जाता है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और अंत में जो वो कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता सेनानी के दिल में ऐसा एक सदमा के रूप में पहुंचता है और उसकी मौत हो जाती है। महुआ, उसकी जो बेटी थी, तब तक वो जवान हो चुकी होती है। वह भी अपने पिता के अनुरूप अत्याचार अन्याय के विरुद्ध में आंदोलन करती है, क्योंकि कहावत है कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। अगर पिता जिस रास्ते में चले हैं तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक वो भी कह सकते हैं कि जो भी सामने समाज में जो भी अत्याचार हो रहे थे उसके विरुद्ध में वो भी जो वो लगातार आंदोलन करने लगती है। लोगों को संगठित करती है। बाल मजदूरों की सभा में वह भाषण कर रही होती है कि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उस पर जो वो पत्थर चला दिया। जब वो कह सकते हैं कि महुआ जब कहीं पे भाषण दे रही थी स्टेज पर, तो उसी समय एक ईर्ष्यालु जो ईर्ष्या रखता है, और ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, वो क्या करता है कि पत्थर मार देता है महुआ के ऊपर और उसको चोट लग जाता है और महुआ जो वो गिरने लगती है। उसी समय जो वो वहाँ पे एक युवक आता है और उसे संभाल लेता है, जिसका नाम रहता है कर्मा। तो यहाँ से कर्मा की एंट्री होती है इस कहानी में। कर्मा और दोनों में कह सकते हैं कि बाद में कर्मा को जो वो मुँह बोला भाई मान लेती है महुआ। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि महुआ और कर्मा में कैसन रिश्ता
हल है तो रिश्ता जो था वो बाद में जो मुँह बोला भाई जैसा, यानी भाई बहन का रिश्ता जो यहाँ से बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सहयोग करता है। तो यहाँ पे दूसरा, कर्मा और महुआ दोनों मिलकर के आंदोलन चलाते हैं। एक दिन कर्मा दूसरे गांव की सभा से घर लौट रहा था कि एक युवती को नदी में कूदते देखा। तभी यहाँ पे कर्मा जो वो कहीं ना कहीं कहीं से वापस आ रहा था, तभी एक नदी मिलता है। नदी में जो वो कहीं ना कहीं एक लड़की जो वो कूदते हुए यहाँ पे नजर आती है। फिर वहाँ पे कर्मा जो वो उसको मदद करता है और उसको बचा लेता है वहाँ से, और कर्मा ने फौरन नदी में कूद करके उसके प्राण बचा लिए। उसका नाम सुगिया था। यहाँ पे जो कूदती है तो उसका नाम सुगिया रहता है। तो देखिए कर्मा पहला जो वहाँ पे जान बचाता है वो बचाता है किसको, तो वहाँ पे बचाता है महुआ का जान बचाता है। और महुआ जो वो एक बहन के रूप में मान लेता है, और ये दोनों भाई बहन जैसा जो वो आगे चल करके काम करने लगते हैं। और जब एक दिन सभा करके जब कर्मा वापस आ रहा था तो एक नदी के पास देखा कि एक महिला ने जो वो नदी में कूद करके वो जान देने की खुदकुशी करने का प्रयास कर रही है, तो वहाँ पे वो बचाता है। दरअसल उसका नाम सुगिया था और वह गांव के ही एक जमींदार की विधवा पतोही थी। ससुराल में अत्याचार से तंग आकर के उसने आत्महत्या करना चाहा था। सुगिया तो कर्मा जो वो सुगिया को अपने घर ले आता है और बाद में कचहरी में दोनों विवाह कर लेते हैं। सुगिया को वहाँ से क्या करता है कि कर्मा जो वो अपने घर ले आता है। अत्याचार के विरुद्ध में कह सकते हैं कि सुगिया भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी थी, वो भी जो वो कर्मा के साथ आ जाता है और दोनों कचहरी में जाकर के जो भी मैरिज जो होता है उसी के अनुसार से वो कचहरी में जाकर के विवाह कर लेते हैं। जमींदार यह जानकर जो वो बड़ा आग बबूला हो जाता है, बड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कर्मा की बस्ती में आग लगा देता है। यहाँ से गुस्सा होकर के जमींदार क्या करता है कि कर्मा की बस्ती में जाकर के आग लगा देता है। अब महुआ, कर्मा और सुगिया ये तीनों मिलकर के विस्थापन के खिलाफ, मजदूरों के शोषण और नर नारी में असमानता एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। यहाँ से क्या होता है कि तीनों मिलकर के, एक तरफ तो रहता है कर्मा, एक तरफ है सुगिया और एक तरफ है महुआ। ये तीनों मिलकर के क्या है कि एक अपना संगठन के रूप में एक बन जाता है। तीनों मिलकर के जो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़ाई करते हैं एक दूसरे के खिलाफ में, चाहे वो मजदूरों के शोषण के खिलाफ हो या नारी की असमानता के खिलाफ हो या अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध में आंदोलन हो, चाहे वो विस्थापन के खिलाफ हो, सभी के खिलाफ में वो ये सभी मिलकर के आंदोलन करने लगते हैं। ये सब जमींदार और उसके गुर्गों को अच्छा नहीं लग रहा था, तो कई बार जमींदार के गुंडे जो वो महुआ को मारने का असफल प्रयास भी करते हैं। जमींदार ने जिस लोगों की ज़मीन छीन ली है, उन ज़मीनों को वापस छीन लेने का ऐलान करती है और इस भूमि आंदोलन में जमींदार के गुंडे महुआ को मार देते हैं। महुआ को अंत में जो है वो ये कहीं ना कहीं जा करके जो वो मार देते हैं और वह मर जाती है, पर आंदोलन खत्म नहीं होता है और भी तेज हो जाता है। दूसरी तरफ विस्थापन के कारण घर द्वार तो उजड़ गए, पर इसका भी समाज के कुछ लोगों ने उठाया है। ठीक है, अच्छी खासी संपत्ति बना ली, पर अधिकांश लोग भटकते रह गए और महुआ के रास्ते पर चलकर लोग जो वो आंदोलन जारी रखे हुए। तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्य रूप से जो बताया गया है कि बोकारो इस्पात कारखाना का जो स्थापना होता है उसमें कितने लोग परेशान हुए। हो सकता है कि इस कारखाना स्थापना के बाद वहाँ के कुछ लोग ऐसे थे जो कि बहुत पैसा कमा करके बहुत धनी लोग बन गए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो वो आज भी कहीं ना कहीं विवश हो गए और इतने गरीब हैं कि आज भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के ऊपर यह जो वो पूरा कहानी जो वो बनाया गया है। अब चलिए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। सारा प्रश्न जो वो आप खुद ही सारे प्रश्नों का आप आंसर दे देंगे आसानी से, हमको बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पहला सवाल है कि टिंडा डोवानी कैसन काव्य है, तो यह एक प्रबंध काव्य है, अभी हमने बात किया। दूसरा सवाल है टिंडा डोवानी खंड काव्य के कवि के नाम बतावा, तो कवि के नाम कौन है, तो बंसीलाल बंसी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। तो अगर बात किया कि बंसीलाल बंसी जी के पिता का नाम, तो मोतीलाल साहू इनके पिताजी का नाम था। क्या था, मोतीलाल साहू। ठीक है, कुछ चीज़ें हम थोड़ा बता देते हैं। मोतीलाल साहू इनके पिताजी का नाम था और माता का नाम वासनी देवी था। माता का नाम वासनी देवी था, ये भी नाम याद रखेंगे। इनका जन्म कब होता है, तो 11 मार्च 1954 को जो बंसीलाल बंसी जी का जन्म होता है। कहाँ पे होता है, तो चौफांद गांव बैदमारा बोकारो में होता है। चौफांद गांव आप याद रखेंगे। ठीक है, पोस्ट बैदमारा पड़ता है लेकिन गाँव चौफांद है, तो वहीं पे जन्म होता है जो कि बोकारो जिले में पड़ता है। शिक्षा से ये स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको कम से कम याद रखने। इसके अलावे कुछ चीज़ें अगर आप चाहें तो और भी याद रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना तो कम से कम ज़रूर याद रखेंगे।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि डेंडा डोबानी कैसन काव्य लगे। तो यह जो वो क्या है, एक यहाँ पे क्या कि खंड काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य या तो फिर खंड काव्य, ये दोनों सवाल बन सकता है। तो दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा, प्रबंध काव्य और खंड काव्य, या तो सिर्फ एक रहे तो खंड काव्य या प्रबंध काव्य में टिक करेंगे आप। डिंडक डोबानी के प्रकाशन वर्ष लागे। तो पहला तो हमने बताया कब, डिंडक डोबानी का प्रकाशन वर्ष जो वो 1992 है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1992 हो जाएगा, ठीक ना। कुछ पुस्तकों में जो वो गलत भी दे रखा है, तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो वो 2019 है, तो ये दोनों आपको डेट भी याद रखने हैं, ठीक है। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से भी सवाल जो वो बन सकते हैं। अब अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल हम बात करेंगे। और प्रकाशक, अगर यहाँ से आपको प्रकाशक पूछे, प्रकाशन तो हमने बता दिया, अगर प्रकाशक पूछे तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कोठारी, ठीक है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कोठार जो वो, वहाँ से इसका जो वो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। डिंडक डोबानी के नायिका के नाम की लागे। तो नायिका का नाम क्या रहता है, तो महुआ, यहाँ पे नायिका का नाम बताया गया है। महुआ जो है वो नायिका रहती है, ठीक है। जो कौन रहती है, जो कह सकते हैं कि जिसके पिता मर जाते हैं तो बाद में ये अब कर्मा को अपना भाई मान लेता है, जो कि स्टेज में बचाता है, पत्थर मारने के बाद वो गिरने लगती है तो उस समय बचाता है। और जबकि सुगिया जो है ये एक विधवा महिला रहती है, जो कि जमींदार की पतोहू रहती है, ठीक ना। डिंडक डोबानी काव्य के महुआ ककर से बिहा करल है। तो महुआ जो वो किससे बिहा करल है, तो महुआ जो वो किसी से बिहा ना करल है, वो लास्ट में जो वो मर जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे सुगिया पूछता कि सुगिया ककर से बिहा कर ले, तो सुगिया जो है वो विवाह किया था कर्मा से, उसने विवाह की थी कर्मा से, ठीक है। तो ये सवाल दोनों में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा सवाल जो वो डाल सकता है। अगला सवाल देखते हैं कि डिंडक डोबानी काव्य में सुगिया पहले के हलिक। तो डिंडक डोबानी काव्य में सुगिया जो पहले थी वो कौन थी, तो एक रानी जुआन जैनी, यानी विधवा औरत थी वो पहले, ठीक है। अगला सवाल है कि सुगिया दोसर बिहा ककर से भेले। सुगिया दोसर बिहा ककर से भेले। तो सुगिया पहले तो विधवा थी, पहले तो जमींदार की पतोह थी, बाद में वो दूसरा विवाह किससे करती है, तो कर्मा से वो बाद में दूसरा विवाह कर लेती है, ठीक है। जब वो नदी से उसको बचाती है, क्योंकि वो घर से अपने ससुराल से जो वो पूरा परेशान हो जाती है, तंग आकर के वो आत्महत्या करने का प्रयास करती है और नदी में डूब जाती है, नदी में कूद करके जान देना चाहती है, तो तभी वहाँ पे कर्मा आकर के बचा लेता है उसे। बाद में कर्मा जो वो अपना घर ले आता है और बाद में वो कचहरी में जा करके विवाह कर लेता है। अगला सवाल है कि डिंडक डोबानी में कर्मा ककरा आत्महत्या से बचवल हले। तो डिंडक डोबानी में कर्मा ककरा से आत्महत्या से बचवल हले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुगिया के, जो एक विधवा महिला थी। डिंडक डोबानी शीर्षक के अर्थ की हुआ है। तो डिंडक डोबानी के पहले हमने बता दिया कि डिंडा अर्थ होता है घर, यानी जन्म ठाव जहाँ पे होता है, और उसी का दुख दर्द या उसी के दशा के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महुआ ककरा अपने भाई मानल हले। तो महुआ ककरा अपन भाई मानल हले, तो कर्मा के अपन भाई मानल हले। और अगर पिता के नाम अगर पूछा जाए तो जगन हले। महुआ के पिता के बाप के नाम किए रहे जगन हले, जे कि झारखंड आंदोलन के एक आंदोलनकारी हले, ठीक ने। महुआ ककर खिलाफ आंदोलन के अगुवाई करल हले। तो महुआ जो है वो ठेकेदार और जमींदार के शोषण अत्याचार के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ा रहे। सोहन नहीं होगा, यहाँ पे शोषण होगा, ठीक ना, शोषण होगा। महुआ के कोने हत्या करावो है। तो महुआ का हत्या कौन कराता, तो जमींदार और ठेकेदार वो दोनों मिल करके जो वो इसका हत्या करवा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार इन दोनों को जो वो बुराइयों का लगातार बुराई हो रहा था उन दोनों का, कि आपने आखिर में जो महुआ बता रही थी बातों को, तो वो कहीं ना कहीं ये सही बात था, जिसके कारण से जमींदार और ठेकेदार को ये पच नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे विरुद्ध में ये लगातार काम कर रही, जिससे हमारा जो वो कह सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो हम लोगों का एक आन बान शान रहता है वो थोड़ा कम हो रहा है, जिसके कारण से उसी के ऊपर यहाँ पे बताया गया है। अगला सवाल है कि कर्मा और सुगिया नामा जन्मल बेटी के की नाम राखल जाए। तो कर्मा और सुगिया के नाम जो वो जन्मल बेटी के नाम की रखल जाए, तो ओकर नाम जो है वो महुआ रख दिया जाए। अब महुआ काहे रखल जाए, ताकि जौन दिन कर्मा और सुगिया के बेटी के जन्म हो है, कहिए जन्म हुआ जहिया महुआ मरल हले, जहिया महुआ मरल हले तहिए अगर बेटी के जन्म हो है, जकर कारण से एकर बेटी के नाम भी जो वो महुआ रख दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ से भी सवाल जो वो बन सकता है। अगला सवाल है कि कौन दिन सुगिया अपन बेटी के जन्म दे है।
तो जौन दिन महुआ के हत्या भेल हलै वह दिन जो ओकर बेटी के जन्म भेल हलै सुगिया और कर्मा के। शिवनाथ परमाणिक जी लिखल कविता लागे, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मानुस ना मेढ़ इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। मानुस ना मेढ़ इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चासा जो वो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। चासा तो जो वो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। अगला सवाल है कि ढैसा ढैसी छोड़ ई ककर लिखल कविता के ककर कवि के लागथिन। तो ढैसा ढैसी छोड़ यह कविता को जो लिखा गया है वो पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है। पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान कविता के लिख लिहत। तो जय जवान जय किसान इस कविता को लिखा है महेश गोलवार जी ने। महेश गोलवार इसका सही आंसर हो जाएगा। कखन हतक भोर कविता के लिखलत। कखन हतक भोर इसको जो लिखा है वो है प्रदीप कुमार दीपक। प्रदीप कुमार दीपक, दीपक इसका उपनाम है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एखनेक जिनगानी कविता कवि के है। एखनेक जिनगानी इस कविता के कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतोष कुमार महतो। एखनेक जिंदगी जो वो कविता के कवि कौन है? तो संतोष कुमार महतो इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मौनी फूल इसी ने रचना की है, ठीक है। एक मौनी फूल जिसमें 31 कविताओं को शामिल किया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चासा कविता के कौन कवि लिखलत। चासा, तो चासा यहाँ पे कविता भी है और कहानी भी है, ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। शांति भारत के द्वारा चासा दरअसल कहानी भी है। कहानी जो कि खोटा गद्यपद संग्रह में आप पढ़ेंगे तो चासा कहानी वहाँ पे पढ़ना भी है खोटा गद्यपद संग्रह में। तो कहानी को लिखा गया किसके द्वारा? शांति भारत के द्वारा। चासा का अर्थ होता है कौन? तो चासा का अर्थ होता है खेती मतलब जो कह सकते हैं कि एक होता है चास का अर्थ होता है खेती बाड़ी और चासा का अर्थ होता है किसान जो कि खेती बाड़ी करता है। पींध के बेलबेटम नुनू बैंग नियर फूल गेल ई कविता पांत लगे। तो पींध के बेलबटम नुनू बैंग नियर फूल गेल कौन कविता के पंक्ति लगे? तो एकर जो सही आंसर बताए वो होते ढड़नच। ढड़नच के सही ढड़नच कविता में यह पंक्ति के उपयोग करल गेल है कि पींध के बेलबटम नुनू बैंग नियर फूल गेल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमनी सब एक कविता कवि नाम बतावा। तो हमनी सब एक इस कविता के कवि जो हैं वो हैं आपके श्रीनिवास पानुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमनी सब एक का सही आंसर हो जाएगा था इसका सी, यानी श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म बरवा अड्डा के कल्याणपुर में जन्म होता है जो कि धनबाद जिले में पड़ता है ना। धनबाद के बरवा अड्डा में उनका जन्म होता है जो कि कल्याणपुर गांव नाम रहता है। कब होता है? तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को जो उनका जन्म होता है, ठीक ना। और यही 25 दिसंबर को खोटा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है उनके जयंती के ऊपर। 2020 में इनका 100वीं जयंती भी मनाया गया है। यहाँ से भी सवाल जो वो बन सकता है, आप ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि 1920 से लेकर के 2020 ये 100 साल पूरा हुआ था। तो स्वर्ण जयंती कह सकते हैं कि शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था श्रीनिवास पानुरी जी का। तो ये भी सवाल जो वो यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी था। इनका निधन कब होता है? तो इनका निधन जो होता है वो होता है, आप यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार सवाल जो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे ऐसे भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। अक्टूबर 1986 में जो इनका जो वो निधन हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। 7 अक्टूबर डेट भी अगर चाहें तो 7 अक्टूबर डेट भी याद रख सकते हैं, नहीं तो 1986 कम से कम आप याद रखें। रुसल भोला कविता के लिखल लागे। तो रुसल भोला यह जो वो कविता लिखा गया वो किसके द्वारा? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। सुन रे मानुस कविता के कवि लागत। तो सुन रे मानुस इस कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया है सुन रे मानुस कविता। दामोदरे कोराय केकर लिखल काव्य लागे। तो दामोदरे कोराय आप सभी को पता ही है कि शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। यह भी एक क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य है जिसमें से 6 सर्ग है इसमें, ठीक है। मेला, सरंची, कमल, इस तरह से आपने पढ़ रखा होगा। तो चलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सरंची और कमल कौन काव्यिक पात्र लागे। तो यह भी जो वो दामोदरे कोराय का ही पात्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि सही मेल नाय हक है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वो सही मेल नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि संतोष कुमार महतो एक मौनी फूल इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही है। तातल और हेमाल शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखा है, यह भी सही है। जिंदगी टोह परितोष कुमार प्रजापति ने लिखा है, यह भी सही है। अगर बात करें कि ककर नामे लिखब गीत,
ककर नामे लिखब गीत यह पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया है, ना कि सुकुमार जी के द्वारा। तो यह तो गलत होगा, यह सुकुमार के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। यह क्या है? तो यह एक कविता संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एकर में कौन टा श्रीनिवास पांडुरे की रचना लागे? तो इनमें से कौन सा रचना जो है वो श्रीनिवास पांडुरे की रचना है? तो यहाँ पे अगर बात करें कि इनमें से कौन सी रचना जो वो श्रीनिवास पांडुरे के रचना लागे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन टा श्रीनिवास पांडुरे की रचना नाय लागे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नाय होते हैं, है ना। इसमें से कौन सा जो वो इनका रचना नाय लागे? तो समाधान इनकी रचना है, परिजात इनकी रचना है और आँखी गीत इनकी रचना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लेंगे कि एकर में कौन टा श्रीनिवास पांडुरे की रचना नाय लागे। तो तीन तो रचना है, समाधान, परिजात और आँखी गीत, ये तीनों तो इनके द्वारा लिखा गया है। आँखी गीत आप सभी को पता कि यह एक कविता संग्रह है। ठीक है, परिजात जो वो अप्रकाशित इनकी रचना है, जो कि प्रकाशित नहीं हुआ है, और समाधान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आँखी गीत अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 71 कविता है और 11 छानिकाएँ इसमें शामिल किया गया है। ठीक ना, या तो कई बार जो वो 72 कविता बोल दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे सवाल बचता है कौन? भीष्मिक सत। जो बी है भीष्मिक सत, यह लिखा गया फूलचंद महतो के द्वारा। भीष्मिक सत जो है वो कौन किसके द्वारा लिखा गया है? तो फूलचंद महतो के द्वारा लिखा गया है। ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि औंठा काव्य कवि लागत। तो औंठा कवि के बारे में अगर बात किया जाए, इसको लिखा है महेंद्र नाथ गोस्वामी। महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा, जिनका उपनाम है सुधाकर, जिनका उपनाम है सुधाकर। तो इस तरह से ये आपका 30 प्रश्न था और 30 प्रश्नों को हमने देख लिया। चलिए हम आपको एक प्रश्न देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि बावा हाथेक रतन, बावा हाथेक रतन यह लिखा गया है, वह किसकी जीवनी के ऊपर लिखा गया यह रचना है? यह आपको नहीं बताना है कि चाहे तो आप ये दोनों बता सकते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया और किसकी जीवनी के ऊपर लिखा गया है। बामा हाथेक रतन, यह आप दोनों चीज़ें कमेंट करके आप बताएंगे कि किसके ऊपर लिखा गया जीवनी है और किसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको कमेंट करके हमें बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया होगा तो अवश्य डिसलाइक करें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।